हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। हमें पढ़ना ही क्या था वैसे कि कौन कौन सी मेजर मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसके बारे में। अब देखिए, दो बड़ी मेजर मिनिस्ट्री मानी जाती है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या है कि सारा कुछ ही लगा लो, ऑलमोस्ट आ जाता है फाइनेंस से जुड़ा हुआ। जैसे आरबीआई हो गया, ठीक है, कैपिटल मार्केट हो गया, ठीक है, मॉनेटरी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, टैक्सेशन है, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम वगैरह, ठीक है, एक्सपेंडिचर देश में क्या होंगे, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, कितना फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, ये सब किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो सारा क्या है कि सिक्योरिटी, जितनी भी ये सीबीआई वगैरह होती है, ईडी हो गया, सीबीआई है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये सारी किसके पास आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हम वित्त मंत्रालय भी बोलते हैं, वित्त मंत्रालय, ठीक है। ये एक मंत्रालय होता है विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर्विंग एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर कल को इकोनॉमी डाउन जाती है, ठीक है, तो उसका जो ब्लेम है वो किसके ऊपर आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। देखा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, ठीक है। और अगर मिसमैनेजमेंट होती है, ठीक है, अगर बहुत अच्छा होता है परफॉर्मेंस, तब भी देखा जाता है कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, जिसने इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को अच्छे से मैनेज किया, ठीक है। इन पर्टिकुलर इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट्स, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस एंड यूनियन बजट, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक मंत्रालय है, बहुत बड़ा मंत्रालय है। तो सारा टैक्सेशन हो गया, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, स्टेट फाइनेंसेस हो गया, यूनियन बजट्स हो गया, इन सबको देखता है, ठीक है। अब देखिए, जब कोई बजट आता है, बजट, सबकी निगाहें किस पे होती है? फाइनेंस मिनिस्टर पे, कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्या बजट लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या उन्होंने चेंजेस किए हैं लॉ में, टैक्सेशन लॉ में, ठीक है। एज ए चार्टर अकाउंटेंट तो हमें, हमारा जो होता है डीलिंग, वो सारी रहती है किससे? फाइनेंस के रिगार्डिंग रहती है। तो हम तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि हाँ भी क्या पॉलिसीज हो रही हैं, टैक्सेशन में क्या चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, जीएसटी लॉ में क्या चेंजेस हैं, इनकम टैक्स में क्या चेंजेस हैं, कस्टम में क्या चेंजेस हैं। एज ए सीए हमारा तो फोकस ही इन चीज़ों के ऊपर होता है, ठीक है। एज ए चार्टर अकाउंटेंट मैनी ऑफ योर डे टू डे वर्क लाइफ विल बी इम्पैक्टेड, जब आप बनेंगे तब की बात कर रहे हैं, बाय दिस मिनिस्ट्री एंड इट्स प्रोक्लेमेशन। तो डिसीजंस होते हैं, इनके प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं। दिस मिनिस्ट्री सो इम्पॉर्टेंट दैट मैनी मिनिस्टर्स हैव प्रेफर्ड। देखो, बिल्कुल, बहुत सारे मंत्री होते हैं जो माने कि एमपीज होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि हाँ भी हमें क्या चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इवन के जब कोलिशन गवर्नमेंट आती है, दो तीन चार पार्टीज इकट्ठे मिलकर सरकार बना रहे होते हैं, तब भी हर एक, जो एक पार्टी होती है, उसका कोशिश ये होती है कि इसको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो मिल जाए, उसे क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो मिल जाए, ठीक है। क्योंकि इसके अंडर पावर बहुत है ना, बहुत सारे जो कहते हैं ना, मतलब कि जो वेरियस अथॉरिटीज़ हैं, जैसे सेबी है, मैंने बताया आरबीआई है, ठीक है, देश की पूरी इकॉनमी है, ठीक है, वो सारी किसके पास रहती है? ठीक है, कंट्रोल सारे किसके पास आता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास, ठीक है। तो देश का पूरा फाइनेंस कह सकते हैं आप। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो उनका भाई फंक्शन होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो क्या है? जो यूनियन बजट, साल का जो फाइनेंस बजट आता है, वो कौन लेके आता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके आती है, ठीक है। एनुअल इवेंट इज ईगरली अवेटेड बाय प्रोफेशनल्स, हर कोई दिखता है, ठीक है। जो कॉमन मैन है, जैसे मिडिल क्लास लोग भी हैं, उनको होता है भी हाँ भी सरकार ने स्लैब है, ठीक है, भी 5 लाख तक माफ़ है, 7.5 लाख तक कर दे, 10 लाख तक कर दे। तो स्लैब की लिमिट्स हैं, ठीक है, लोगों का उस पर ध्यान होता है, ठीक है, टैक्स कम कर दें या कुछ भी है, ठीक है। तो एनुअल इवेंट रहता है, ये हर साल बजट आता है। जो प्रोफेशनल्स हैं, कॉमन मैन हैं, सब इसको देखते हैं, ठीक है। कि यहीं से डिसाइड होता है भी रेट्स ऑफ टैक्सेस क्या होंगे इस साल के, ठीक है, क्या बजट एलोकेशंस है, सरकार ने कौन से पब्लिक सेक्टर का बजट घटाया है, बढ़ाया है, ठीक है, सरकार का फोकस किस चीज़ के ऊपर है। एक हिस्टोरिकल एक फैक्ट दिया है इन्होंने, ठीक है। हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट्स एज फाइनेंस मिनिस्टर? श्री मोरारजी देसाई ड्यूरिंग द स्टिंक्ट एज फाइनेंस मिनिस्टर बिटवीन 1962 एंड 1969, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस जो बजट्स हैं, यूनियन बजट्स हैं, ठीक है, वो किसने पेश किए हैं? ठीक है, मोरारजी देसाई जी ने। वो कुल मिला के 10 यूनियन बजट्स के बाद नंबर आता है श्री पी चिदम्बरम, ठीक है, एट 9, फॉलोड बाय श्री प्रणब मुखर्जी एट 8, श्री यशवंत सिन्हा, ठीक है, एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है,
यशवंत सिन्हा ने 8 एंड 6 बजट किसने पेश किए हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कहते हैं कौन कौन कवर होते हैं? ठीक है। इज द अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज। 4 जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, उनकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन कौन हो गया? IRS हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। ये चारों जो सिविल सर्विसेज हैं सेंटर की अंडर आती हैं किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेंटर की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर आते हैं ये चारों जो है सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है। और ऑल्सो अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज, नेमली इंडियन कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज, ये भी किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, ठीक है। तो चार जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, ये किसके अंडर आ रही हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ रही हैं। उसके अलावा इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस भी किसके अंडर आती है बेटा? ये भी किसके अंडर आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट्स कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। देखो, एक कहते हैं ना कि एक बहू होती है पैसे खर्चने वाली, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बेटा होता है पैसे कमाने वाला, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। वो बात है यहाँ पे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर आने बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। अब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब कहते हैं नेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या, आपको पता ही है कि जैसे जो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन है वो किसके अंडर होती है? द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, प्लस इसके तहत जो रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 3 लोग होते हैं, 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, MCA, RD, ROC। MCA क्या है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कंपनीज का जितना भी सिस्टम है, ढांचा है, कंपनीज होगी, LLPs होगी, वो सारा किसके अंडर आता है? MCA के अंडर, ठीक है। अब 2 अथॉरिटीज़ हैं, रीजनल डायरेक्टर, देश में 7 हैं। ROC हर स्टेट में एक होती है, कई जगह पे 2 स्टेट में एक ROC भी हो सकती है, एक स्टेट में 2 ROC भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कंपनीज हैं प्लस LLP है, ये दोनों किसके कंट्रोल में आती है बेटा? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के, ठीक है। कंपनीज का कि क्या किस तरीके से कहें कि जो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन वगैरह होगी, ये सारी किस में बात आती है? कंपनीज एक्ट में। अब कंपनीज एक्ट को कौन लेके आता है? कंपनीज बिल जो लेके आया वो कौन लेके आया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। तो ऐसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर क्या है? एक इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, का प्राइमरली जो कंसर्न रहता है किसके ऊपर रहता है? कंपनीज एक्ट के ऊपर, ठीक है। जो 1356 खत्म हो चुका है अब। LLP हो गया, ठीक है, एंड IBB, ठीक है, IBC हो गया, इंडियन जो अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016, उसके ऊपर, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेज इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। जो कंपनीज हैं, LLPs हैं, ठीक है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो कौन सारा देखता है? उसको जो रेगुलेशन है, सॉरी, ठीक है, रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, MCA। मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ ICLS, यानी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस कैडर के जो एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, ठीक है, तो वो जो सिविल सर्वेंट्स है बेसिकली वो इसको रन कर रहे होते हैं इस मंत्रालय को। दीज ऑफिसर्स आर इलेक्टेड टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। द हाइएस्ट पोस्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इज फिक्स्ड एट अपेक्स स्केल फॉर द ICLS, ठीक है। जो हाइएस्ट पोस्ट है इसमें क्या है? वो डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो अभी समझिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है, ठीक है। जो कंपनीज हैं, यानी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हो गया अब तो, ठीक है। और LLP एक्ट जो है उसके तहत जो LLPs हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? वो MCA रेगुलेट कर रही होती है, ठीक है। ICLS के इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के जो सिविल सर्वेंट से एग्जाम क्लियर करके आते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स है, बेसिकली वो इसको चला रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये तो मैंने समझाया था, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है? एक मंत्रालय है। तो देश की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, यानी जो मैंने बताया कि CBI हो गया, ठीक है, CBI है, रो हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो आप कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी है, ED वगैरह हो गया सारा, ठीक है। ये सारा किसके अंडर आ जाता है बेटा? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो गृह मंत्रालय भी बोल देते हैं इसे। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। ठीक है, देश की जो इंटरनल पॉलिसी सिक्योरिटी है, ठीक है, और डोमेस्टिक पॉलिसी है विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी वगैरह, सारी कौन देखता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब इसके तहत क्या क्या आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर कैसे मैनेज होगी वो सारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, डिपार्टमेंट ऑफ होम हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स है। आप देखो बहुत डिटेल में आपके यहाँ कवर नहीं किया, तो मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया भी ये कुछ आता है। कल को आपको मान लो 2 नंबर का कमेंट मांगा जाता है, डिपार्टमेंट दो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, आपने बताना है कि यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी जो है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटीज़ है या बॉर्डर मैनेजमेंट है, ये सारी किसके हाथ में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। फिर आपने बताना है कि इसके तहत ये डिपार्टमेंट्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके तहत 3 और आगे, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो हो गया, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, और डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन हो गया। ये तीनों क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंडर ये डिपार्टमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, को बेटा एक बार ध्यान से समझ लो, तो एक दो बार रिवाइज कर लेना, लिख के देखना है आपने इसको। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या है? इज द इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री है ये भी, डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स टू द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का क्या है? एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल अफेयर्स को मैनेज करती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जरिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के जरिए, और लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो 3 हो गया यहाँ पे। एक लीगल अफेयर्स क्या है? ठीक है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के जरिए है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इज कंसर्न विद एडवाइजिंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, while the legislative department is concerned with drafting of principal legislation for central government। अब देखिए कल को जैसे कानून आते हैं, ठीक है, कानून ड्राफ्ट होते हैं, जैसे कंपनी बिल वगैरह हो गया, तो कहते हैं ड्राफ्टिंग का काम किसके हाथ में होता है? तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है। ये क्या करता है? जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसको ड्राफ्ट करता है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट क्या है? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है बेटा, ये क्या है? ड्राफ्टिंग करता है। ड्राफ्टिंग, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन आने होते हैं कानून, तो क्या करता है? ड्राफ्ट करता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है, न्याय देना है लोगों को, ठीक है, वो किसके जरिए होता है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट सेबी आपको पता ही है। सेबी क्या है? देखो, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। ठीक है, आरबीआई क्या है? मनी मार्केट को रेगुलेट करना। यानी कि जैसे स्टॉक मार्केट है, इसमें आईपीओ आते हैं, एफपीओ आते हैं, ठीक है, आईपीओ हैं, एफपीओ हैं, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है। ठीक है, इसको कौन देख रहा होता है? सेबी, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। मनी मार्केट क्या होती है? ठीक है, जो मनी मार्केट है, जो एक शॉर्ट टर्म जिसको बोल देते हैं, ठीक है, उसे कौन देखता है? ठीक है, आरबीआई दिख रहा होता है, आरबीआई। ठीक है, और याद रखना कि आरबीआई जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेंसी प्रिंट करना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना बढ़ाना हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, ये सब कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का काम क्या है? ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, याद रखिएगा, रेगुलेटरी बॉडी है, जो किसको रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमने पहले ही बात की थी, जो सेबी है, आरबीआई, आते हैं किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 12 अप्रैल 1988 एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड वॉज गिवन स्टेचुटरी पावर्स ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो अब इसको, ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, एक तरह की स्टैचूटरी बॉडी क्या है? तो अंडर द सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टैब्लिश की गई है, यानी कि सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो याद रखना कि सेबी जो है एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करता है डीलिंग इन द सिक्योरिटीज एज वेल एज कमोडिटी, ठीक है, इन द कंट्री। आरबीआई पता ही है आपको, जो मॉनेटरी सिस्टम है हमारे देश में, जो बैंकिंग सिस्टम हो गया, उसको रेगुलेट करना हो गया, करेंसी हो गया, उसको रेगुलेट होना, कितनी करेंसी मार्केट में होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रेपो रेट क्या होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई इज सेंट्रल इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी
रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है, तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करना है। आपने देखा होगा, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे किसी न किसी बैंक पे आरबीआई पेनल्टी लगा रही होती है। क्यों? बैंकों ने वायलेशंस की होती हैं, केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं की होती, नो योर क्लाइंट्स वगैरह, कस्टमर वगैरह, तो क्लाइंट जो अपने जो नॉर्म्स है फॉलो नहीं की होती, फिर आरबीआई वहाँ पे पेनल्टी लगा रहा होता है बैंकों के ऊपर। ठीक है ना? तो कहते हैं कि एक सेंट्रल बैंक है देश का, एक है सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है जो बैंकिंग इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। ठीक है, इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हम बात कर रहे थे, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, देश में कितनी करेंसी होनी चाहिए, कितनी और इन्फ्यूज़ करनी है लिक्विडिटी, कितना पैसा मार्केट में और डालना है, कितना निकालना है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम्स एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मेनली क्या है कि मैनेज करता है क्या? कंट्री का जो मेन पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, वर्क्स टू प्रमोट, जैसे आपने देखा होगा यूपीआई होती है। ठीक है, जो आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट है, एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो गया, यूपीआई हो गया। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वगैरह, ये सब कौन किसके अंडर आता है? ठीक है, ये सब आरबीआई के अंडर आता है। ठीक है, इसके एक हम अलग से एक कंपनी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये किसके अंडर आती है? आरबीआई। तो पैसों का लेन देन है वो किसके अंदर आता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब वो किसके अंडर है? आरबीआई के अंडर है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण इज ए स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ आरबीआई टू विच इज प्रिंट्स एंड मिंट्स इंडियन करेंसी नोट्स इन टू ऑफ इट्स करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस लोकेटेड इन नासिक, वेस्टर्न इंडिया, एंड देवास, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो करेंसी की सिंपल बात करें तो करेंसी प्रिंटिंग हो गया, करेंसी उसको निकालना मार्केट से हो गया, कितना और डालना है मार्केट में, तो ये सब किसने देखना है बेटा? आरबीआई के पास पावर है इसकी। ठीक है, और मैं जो बता रहा था कि जो पेमेंट का लेन देन है, पेमेंट का जो लेन देन है इसके रिगार्डिंग क्या है? एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, एज वन ऑफ द इट्स स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो कौन देखता है? एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो भी किसके अंडर है? आरबीआई के अंडर। आरबीआई किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, जो हम बात कर रहे थे, काहे को सारे पीछे पड़ते हैं मंत्री कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब आपको पता है कि जैसे आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो 5 लाख तक क्या होता है कि आपका पैसा, जो सेविंग खाते वगैरह होते हैं, 5 लाख तक आपका पैसा सिक्योर होता है। तो कल को बैंक डूब भी गया तो 5 लाख की क्या है? आपकी इंश्योरेंस है। ठीक है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड by RBI as one of the specialized division for the purpose of providing insurance of deposits and guaranteeing of credit facilities to all Indian banks। ठीक है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या है? ये आरबीआई द्वारा पब्लिश की सेटअप की गई थी। ठीक है, ताकि क्या है कि जो लोग पैसा जमा करवाते हैं, ठीक है, पैसा लोग जमा करवाते हैं, उनको गारंटी दी जा सके, उनको एक श्योरिटी सिक्योरिटी दी जा सके कि भी आपका पैसा सेफ है। पहले ये जितना पैसा हम जमा करवाते थे बेटा, 1 लाख तक इंश्योर्ड होता था। ठीक है, येस बैंक के बाद इसकी लिमिट बढ़ा दी गई, 5 लाख कर दी गई है। आज के टाइम में मान लो आपका 3 लाख पड़ा है किसी प्राइवेट बैंक में, बैंक डूब जाता है तो आपका वो 3 लाख सिक्योर है। 10 लाख पड़ा है, ठीक है, बैंक डूब भी जाता है तो 5 लाख सिक्योर है, क्योंकि इंश्योरेंस ही कितनी है? 5 लाख की। ठीक है, नेक्स्ट है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली मैंने समझाया था आपको स्टार्टिंग में। एक आईबीसी आया, इंसॉल्वेंसी बैंक एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, यानी कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई एलएलपी है, या कोई इंडिविजुअल भी है, कोई इंसॉल्वेंट होता है, तो किस में आता है? आईबीसी के तहत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कोई भी इंसॉल्वेंट होता है तो आईबीसी के तहत आता है। इसके तहत एक संस्था स्थापित की गई, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आईबीबीआई जो है एक रेगुलेटर है फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड एंटिटीज लाइक आईपीए, आईपी एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। एक्चुअली आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं। ठीक है, एक आईपीए हो गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, एक आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, वो सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ठीक है, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जिनके पास ये कंपनीज एलएलपी का डाटा होता है। It was established on 1st October 2016
and given the statutory powers through insolvency and bankruptcy code which was passed by Lok Sabha on 5th May 2016. It covers individuals, companies, LLP. इंडिविजुअल कोई इंसॉल्वेंट होता है, कंपनी होती है, एलएलपी होती है, तो इनकी सबकी क्या है, इंसॉल्वेंसी किसके तहत है, आईबीसी के अंडर आती है, ठीक है। पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म वगैरह भी। द न्यू कोड विल स्पीड अप द रेजोल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल फर्क पड़ा है, ठीक है। पहले कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती थी तो उसके अलग अलग कानून थे, कुछ पता नहीं लगता था हो क्या रहा है। अब सीधा है कि आईबीसी के अंडर है, ठीक है। मैं बताता हूँ, जैसे कंपनीज हैं, ठीक है, कंपनीज हो गई, प्लस एलएलपीज हैं, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, ये इंसॉल्वेंट होती हैं तो ये किसके अंडर आती हैं, उनको देखता है एनसीएलटी, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील होती है एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर है, डीआरटी के अंडर, डीआरटी दिखता है इनको, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसके खिलाफ कहाँ अपील होती है, डीआरटी में, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये सब नॉलेज के लिए। तो आईबीबीआई का आपको मतलब समझ आया, ठीक है। इसको सेटअप किया गया था इस रेगुलेटर को, ठीक है, काहे को, ठीक है, कि जो इंसॉल्वेंसीज होती हैं हमारे देश में, इंडिविजुअल्स की, पार्टनरशिप फर्म्स की, एलएलपी की या कंपनीज की, उनको रेगुलेट करने के लिए क्या सेटअप किया गया, आईबीबीआई। इंसॉल्वेंसी देखो सबसे ऊपर क्या है, आईबीसी है 2016, इसके तहत एक अथॉरिटी सेटअप की गई, रेगुलेटर, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये तीन लोगों को देखता है, ठीक है, किसको, एक जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ हैं जिनके पास डाटा होता है विद रिगार्ड टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनीज वगैरह, ठीक है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ हो गया पहला। दूसरा जो आईपीए है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, ठीक है, और कौन हो गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो ये क्या है कि तीनों किसके अंडर आते हैं, आईबीबीआई के अंडर। तो ये क्या हो गया, एक रेगुलेटर हो गया, ठीक है, रेगुलेटर है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को, प्लस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, ये अटेम्प्ट करता है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। इट हैंडल्स द केसेस यूजिंग ट्रिब्यूनल्स लाइक एनसीएलटी, डीआरटी, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो आईबीबीआई के, सॉरी, आईबीसी के तहत क्या है, जो कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं, उनके मैटर्स को कौन देखता है, एनसीएलटी, एनसीएलटी के खिलाफ एनसीएलटी में। और जो अपना इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप फर्म में, उनके मैटर्स को कौन देखता है, इंसॉल्वेंसी के, ठीक है, डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब डीआरटी के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है बेटा, डीआरएटी में, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, मैंने आपको समझाया था। सबसे टॉप पे कौन सा है, अपेक्स जो कोर्ट है हमारे देश में क्या है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो एक ही है, ठीक है। फिर क्या है कि हर एक स्टेट में अलग से हाई कोर्ट्स, एक केस ऐसा भी है कि जहाँ पे 6 स्टेट्स का एक ही कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट्स हो गए। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आगे, ठीक है। अगर यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या आता है, क्रिमिनल केसेस के लिए सेशन कोर्ट हो गए, ठीक है। और जो सिविल केसेस हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कहते हैं कि वेयर दर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। तो जुडिशरी जो है, हमने बोला कि जो थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी वो क्या है, जुडिशरी है। कोर्ट ही उन झगड़ों को सुलझाएगा, ठीक है ना। देखो बहुत सारे झगड़े होते हैं कि एक इंडिविजुअल और सरकार के बीच में हो जाते हैं, कि गवर्नमेंट ने एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, ठीक है। तो इंडिविजुअल कहाँ पहुँच जाता है, कोर्ट में। तो ये कोर्ट में देखूंगा, कोर्ट पूरे एविडेंसेस देखता है कि हाँ भाई यार गवर्नमेंट ने गलत किया है, तो गवर्नमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, उस इंडिविजुअल को बचा लेते हैं। देखिए, एक गवर्नमेंट जिसके पास इतनी सारी पावर है, इतनी संस्थाएं हैं,
ठीक है, उसके खिलाफ कौन जीत जाता है? सिटीजन। ये हमारे देश की क्या है, ये जो ब्यूटी है, ठीक है, एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है कि जहाँ पे डेमोक्रेटिकली चुनी गई सरकारें, ठीक है, उन्हीं लोगों पे धक्का करती हैं जिन लोगों ने उनको चुना है, ठीक है, फिर वो लोग उन सरकारों को धुनते हैं कहाँ? कोर्ट में। ठीक है, तो यानी कि गवर्नमेंट भी क्या है कि कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। तो अल्टीमेटली जो सबसे ऊपर है देश में वो देश का कानून है। ये कानून से ऊपर देश का संविधान है। संविधान ने हमें क्या दिए हैं? फंडामेंटल राइट्स। साथ में हमारी क्या लगाई हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना? चलिए, तो कहते हैं कि वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, तो डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशरी। ठीक है, अब फंक्शंस क्या हैं जुडिशियल सिस्टम के? एक तो देखो, जो देश में हमारे कोर्ट्स हैं, जैसे आईबीसी हो गया, ठीक है, एक्ट हैं जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, तो कई बार क्या होता है कि इनको समझने में दिक्कत होती है। कोई मीनिंग कोई और निकाल रहा है, गवर्नमेंट अपना मीनिंग निकाल रही है। ठीक है, तो जो लॉज की जो इंटरप्रटेशन है, एक्ट्स हैं, कोड्स हैं, उनकी जो इंटरप्रटेशन है, ठीक है, उनको रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, जुडिशियल सिस्टम। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, जो झगड़े हैं सिटीजन्स में, सिटीजन की गवर्नमेंट के साथ, उनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ठीक है, ये पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन्स ऑफ लैंड, ठीक है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है? प्रमोशन ऑफ फेयरनेस, भी किसी के साथ धक्का ना हो, ठीक है, जस्ट सिस्टम हो, जस्ट एंड फेयर, यानी जस्टिस होना चाहिए और साथ में जस्टिस होता दिखना भी चाहिए, ठीक है, समानता होनी चाहिए। इन द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हमने बात की, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑन द टॉप है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हाई कोर्ट आ जाता है, एंड फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। और याद रखिएगा, बताया था मैंने, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, जिस टेरिटोरियल जुडिक्शन में, जिस स्टेट के हाई कोर्ट ने वो डिसीजन दिया है, उस स्टेट में तो वो एप्लीकेबल है ही है, और दूसरे स्टेट्स में भी वो जो डिसीजन होता है, ऐसा नहीं है कि उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसका केवल एक परसुएसिव इफेक्ट होता है। वो करना चाहें तो उसी जजमेंट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, चाहें तो ना करें। अगर डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट है वो बाइंडिंग होते हैं इन द रिस्पेक्टिव स्टेट, बट आर ओनली परसुएसिव इन द अदर स्टेट। रिस्पेक्टिव स्टेट क्या है? वो वाली स्टेट जिस स्टेट के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। मैंने एक एग्जांपल ली थी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, उसकी एप्लीकेबिलिटी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में तो है ही है, वो तो इफेक्टिव होगा ही होगा, पर दूसरी स्टेट उसको फॉलो करे ना करे, दैट इज ओनली परसुएसिव, उनकी मर्जी है यानी कि। ठीक है, डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये तो पूरे देश में लागू होते हैं, आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनफैक्ट ए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल वर्ड ऑन द मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया जाता है जो पूरे देश में लागू होता है, और पूरे देश के जो हाई कोर्ट्स हैं उनको भी मानना पड़ता है। बट एक हाई कोर्ट जो डिसीजन देता है, ठीक है, एक हाई कोर्ट डिसीजन देता है, तो उस कोर्ट के अंडर जो एरिया आ रहे हैं, जो एरिया कवर है, ठीक है, उनको तो मानना ही पड़ेगा। अब दूसरी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वगैरह वगैरह, उसको माने ना माने उनकी मर्जी है, परसुएसिव है, क्योंकि वहाँ पे उनको मानना ना मानना उनकी मर्जी रहती है। ठीक है, अब बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का क्या? अपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है जुडिशरी में। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। आपको याद होगा, हम पहले बात कर रहे थे, सबसे पहले क्या था? फेडरल कोर्ट था, फिर सप्लांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, फिर हाई कोर्ट्स थे। संविधान आया, वो हटा दिया फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। The Chief Justice of India is the highest authority appointed under Article 126. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बेटा, वो क्या है? हाईएस्ट अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 126। ठीक है, CJI। प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं? 7 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये प्रिंसिपल बेंच की बात कर रहे हैं। पूरे देश भर में जो नंबर ऑफ जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 24 हो चुके हैं, इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। केसेस वर्कलोड बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इंडिया में अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो इस टाइम कितना इंक्रीज करके 24 कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो है रिट पटिशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर करके आर्टिकल 32 मैंने बताया था, ये कहाँ पे होता है? जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, जब हमारे कोई फंडामेंटल्स मूलभूत अधिकार जो होते हैं, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो हम अप्रोच कर सकते हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को। जब हमारे फंडामेंटल 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 राइट्स वायलेट होते हैं, तो हम अप्रोच कर सकते हैं किसको बेटा? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है किसका? आता है हाई कोर्ट। ठीक है,
हाई कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इन ईच स्टेट एंड यूटी इज द हाई कोर्ट। ठीक है, हर एक स्टेट में यूटी में अगर हाईएस्ट कोर्ट देखोगे लास्ट में किसके पास जा सकते हो, हाई कोर्ट के पास। तो देश भर देश के लेवल पे तो वो सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर मस्ट बी ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। हाई कोर्ट हैज अपीलेंट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, हमने बात की थी। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है कि कुछ केसेज होते हैं, ठीक है, आप सीधा हाई कोर्ट के पास चले जाते हो। कुछ केसेज हैं कि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, अगर आप जिन केसेस में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकते हो तो वो हाई कोर्ट की क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। वो क्या बेटा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। जहाँ पे आप लोअर कोर्ट के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाते हो तो वो जो हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो क्या है बेटा, अपेलेट जुरिडिक्शन है। वो हाई कोर्ट की क्या है, अपेलेट जुरिडिक्शन है। ठीक है, एक सुपरवाइजरी होती है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्या है, जो पंजाब तथा हरियाणा में जितने भी लोअर कोर्ट्स आते हैं, जो भी लोअर कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, उनको सुपरवाइज कर सकता है, उनकी वर्किंग को सुपरवाइज कर सकता है। तो ये क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी पावर है। ठीक है, तो तीन तरह की जुरिडिक्शन बेसिकली रहती हैं। ओरिजिनल हो गया, ठीक है, जो केसेस डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। अपलेंट हो गया, निचले कोर्ट के खिलाफ आप जा रहे हो ऊपरले कोर्ट में। ठीक है, सुपरवाइजरी क्या है कि ऊपर का कोर्ट नीचे के कोर्ट्स को सुपरवाइज करता है, उनकी वर्किंग को सुपरवाइज करता है, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजरी। ठीक है, पावर। हाई कोर्ट हैज appellate, original jurisdiction and supervisory jurisdiction. However, Article 227 of the Indian Constitution limits a higher court supervisory power. इंडिया में क्या है, 25 हाई कोर्ट्स हैं, हर स्टेट एंड यूटी के लिए एक एक है, परंतु 6 स्टेट शेयर ए सिंगल हाई कोर्ट। ठीक है, 6 केसेस ऐसे हैं, 6 स्टेट्स ऐसे हैं इनका एक ही है, क्या है, हाई कोर्ट है। एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो सीधा याद रखिए, जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया था क्या है, जैसे आपका कोई भी धर्म को मानने का अधिकार, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, कोई भी कामकाज करने का अधिकार। ठीक है, ये सब क्या आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अगर ये वायलेट होते हैं, कोई वायलेशन होती है, जैसे आपको किसी ने क्या है कि पुलिस ने गलत ढंग से आपको अरेस्ट कर लिया, अब आपके पास तो पावर है फ्रीली कहीं घूमने फिरने की, अब जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर दिया पुलिस ने, बेवजह बेढंग से आपको उठा लिया कि कोर्ट में डाल, जेल में डाल दिया, तो आपके पास दो आर्टिकल के तहत पावर मिली है। आर्टिकल, ठीक है, 32 हो गया, आर्टिकल, एक सेकेंड, 32, दूसरा क्या है आपका 226। ठीक है, आर्टिकल 226। देखो अब जो 226 है उसके तहत क्या है कि आप सीधा, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सीधा किसको अप्रोच कर सकते हो बेटा, हाई कोर्ट को। आप किसको अप्रोच कर सकते हो, सीधा हाई कोर्ट को। बट आर्टिकल 32 में आप किसको अप्रोच कर सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट को। तो आपको किसी लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, आर्टिकल 32 आपको अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। 226 अलाउ करता है कि आप अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को। ठीक है, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। और जो यहाँ पे लिखा है कि 6 ऐसे स्टेट्स हैं जो सिंगल हाई कोर्ट है जिनके लिए, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपके बुक में नहीं है पर मैंने लिख दिया, मुझे पता था आप पूछेंगे। तो 6 स्टेट कौन सी है जिनका एक ही हाई कोर्ट है, वो है असम हो गया, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। इनका एक ही स्टेट है, गुवाहाटी, असम में। ठीक है, चलिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ये कलकत्ता जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2 जुलाई 1862। बताया था कि संविधान के आने से पहले भी हाई कोर्ट्स हुआ करते थे, और सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट, जो स्थापित हुआ 2 जुलाई 1862 को। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने समझाया आपको, हाई कोर्ट के नीचे कौन से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब सिविल कोर्ट हो गए, इसमें के अलावा क्या है, सेशन कोर्ट है। सिविल कोर्ट सिविल केसेस को देखते हैं, ठीक है, और जो क्रिमिनल केसेस हैं वही डकैती वगैरह, रेप वगैरह, उसे कौन देखता है, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, बिलो द हाई कोर्ट्स आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। द कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल लॉ मैटर्स देखता है, जैसे हमने बात की थी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स, क्लेम फॉर डैमेजेस वगैरह वगैरह। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन देखते हैं क्रिमिनल मैटर्स। अंडर द पेक्यूनरी, पेक्यूनरी मैंने बताया था मॉनिटरी जुरिडिक्शन। ठीक है, सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यू नॉट मोर देन द रुपी, ठीक है,
डैश करोड़, यहाँ पे शायद 1 है मेरे ख्याल से, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं देख लेता हूँ तो कंफर्म कर दूँ मैं। ठीक है, ये क्या है, 2 करोड़ है बेटा। ठीक है, सही कर लो इसको, रुपीज़ 2 करोड़। ठीक है, अंडर द पेक्यूनियर जुडिक्शन क्या बोलते हैं, तो सिविल जज है वो मैक्सिमम जो 2 CR तक के मैटर्स क्या हैं सुन सकता है। जुडिक्शन का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे एक जो आपके पास एरिया का कंट्रोल होता है, ठीक है, एक होता है अमाउंट वाइज, ठीक है, एक थी टेरिटोरियल जुडिक्शन। जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वो पंजाब तथा हरियाणा में जितने भी कोर्ट, जितना भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको सुन सकता है, उसके क्या है, टेरिटोरियल जुडिक्शन। मॉनिटरी क्या है कि इस वैल्यू तक के केसेस सुन सकता है जैसे। ठीक है, जुडिक्शन मीन्स द पावर टू कंट्रोल, कोर्ट्स गेट्स टेरिटोरियल जुडिक्शन बेस्ड ऑन द एरियाज कवर्ड बाय देम। ठीक है, जैसे मैं लुधियाना में रहता हूँ पंजाब में, तो लुधियाना का जो केस है, ठीक है, तो लुधियाना हो गया, जगराऊँ हो गया, मतलब कुछ एरिया है बता रखा है, यहाँ पे इस एरिया के जो केसेस है वो कौन सुनेगा, लुधियाना सिविल कोर्ट जो है वो सुनेगा। ठीक है, केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच पार्टीज रिजाइड और प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज सिचुएटेड। ठीक है, तो कौन से कोर्ट में कौन सा केस जाएगा ये डिसाइड होता है कि पार्टीज टू द डिस्प्यूट रहती कहाँ है, या जो प्रॉपर्टी टू द डिस्प्यूट जो है, ठीक है, जो डिस्प्यूट हुआ है जिस प्रॉपर्टी के कारण, वो कहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स क्या है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया सिटीज में किए जाते हैं एस्टैब्लिश इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है 10 लाख और मोर। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर होती हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाली। ठीक है, और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर होती है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वाली। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा क्या है, बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा कि एक तो सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो था कि लॉ जो है वो आता कहाँ से है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, पार्लियामेंट जो कानून पास करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कानून पास करती है, उसके अलावा जो कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले जो लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं, तो वो सबसे क्या है, क्या आता है, सोर्सेज ऑफ लॉ है। फिर हमने सीखा कि पार्लियामेंट कानून कैसे पास करती है, तो हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है वहाँ पे क्या है, लोकसभा है, वहाँ पहले कानून पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के जाने के पास के पास जाने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, फिर वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है, तो फिर क्या बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है, बिल से, तो बिल के बाद क्या बनता है, वो एक्ट। तो मैंने स्टेट का समझाया, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूनिकैमरल था, वहाँ पे यूनिकैमरल में क्या है, केवल एक क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने कानून पास किया, बिल पास किया, फिर वो गया गवर्नर राज्यपाल के पास, उसने साइन किया, फिर सीधा ऑफिशियल गजट ऑफ दैट स्टेट में पब्लिश हो गया। और जहाँ पे बाई कैमरल है, पहले जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के पास, फिर गवर्नर के पास, फिर वो ऑफिशियल गजट ऑफ दैट स्टेट में, रिस्पेक्टिव स्टेट में पब्लिश होता है। ठीक है, फिर हमने बात की कि जो मिनिस्ट्रीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट था काफ़ी, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको तो अच्छे से पढ़ के आप रट लेना, इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वो अच्छे से करना है। इसके अंडर जब हमने पढ़ा कि आरबीआई है, सेबी है, ठीक है, सब आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हो गया। ठीक है, ये सब किस में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करना है, काफ़ी नॉलेज वाला चैप्टर था। ठीक है, इंपॉर्टेंस से ज़्यादा नॉलेज बहुत मैटर कर रही थी इस चैप्टर में। इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, इसको करके फिर आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आई होप सब समझ आया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू बेटा, क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।